नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किस प्रकार से राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि देशद्रोह नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और हम देशद्रोह के कानून को समाप्त कर देंगे। अर्थात शीला रशीद हो, उमर खालिद हो, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को खुली छूट मिल जाएगी और कोई भी कहीं भी खड़े होकर के भारत को गाली दे सकता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह सकता है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी बताया जाएगा। साथ ही सेना को कमज़ोर करने, सेना का कोई बजट उसमें प्रस्तुत नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कश्मीर से 370-35 से नहीं हटाई जाएगी वहाँ से, बल्कि आर्मी को कम कर लिया जाएगा। और चाहे जो भी कुछ हो, हम आतंकवादियों से, देशद्रोह के मुकदमे जिन पर चल रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसी में हमने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार से न्याय योजना आगामी भविष्य में हिंदुस्तान को पूरी तरीके से तोड़ करके उसको वेनेजुएला की श्रेणी में खड़ा कर सकती है। यदि आप आज की तारीख में देखें तो हमारा भारतवर्ष विश्व की 5वीं महाशक्ति है और आगामी भविष्य में वो टॉप 3 में शामिल होने जा रहा है। हमारी सेना लगातार मजबूत हो रही है। हमारी वायुसेना, थल सेना हो या जल सेना हो, वो आज आत्मस्वाभिमान से भरी पड़ी है। हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो पूर्णतया अपने स्वाभिमान से सराबोर हैं। आए दिन नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज का विषय शुरू हो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान की लगातार हो रही सीज फायरिंग वायलेशन के खिलाफ आदेश दे दिया है। जल्द ही कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अवेयर रहें। अब बात करते हैं इस बात के ऊपर कि वेनेजुएला संकट आखिरकार है क्या और किस प्रकार से वहाँ की सरकार ने भी हमारे राहुल गांधी जी की तरह ही एक न्याय योजना वहाँ पर चालू की थी और उसकी वजह से आज वेनेजुएला का संकट पूरे विश्व में एक कीर्तिमान बन चुका है और हमारे जैसे देशों के लिए एक सबक बन चुका है। 15 जनवरी 2016 वेनेजुएला में आर्थिक आपातकाल वहां की सरकार ने लगाया और उसका कारण ये था कि लगातार 16 साल से मजबूत सरकार जो वहां पर चल रही थी, हवागो भावेज जो कि PSUV पार्टी के नेता थे, वो अल्पमत में आ गए। विरोधी जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने इसी तरीके के लगातार लालच दे करके लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। जो मेजॉरिटी की सरकार थी, जो अपने समय में वेनेजुएला कच्चे तेल और गैस को उच्चतम दामों में बेच रही थी, इस सरकार के अल्पमत में आते ही विपक्ष उनके ऊपर हावी हो गई और वेनेजुएला जिसका रेवेन्यू 95% कच्चे तेल और गैस पर डिपेंड करता है, $150 पर बैरल से प्राइस घट करके $25 पर आ गए। रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था और जिस समय वेनेजुएला के पास में पैसे की भरमार थी, उस समय ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई जिससे कि ऐसे किसी भी आपातकाल से बचने के लिए सोचा गया हो। होता क्या है, वेनेजुएला की सरकार ने वहीं की जनता से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया और उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए उन्होंने अपने ही देश में पेट्रोलियम के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोलियम के दाम अचानक से 6000% जिस समय बढ़े तो वहाँ की जनता ने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट करने के बाद सरकार ने सोचा कि हम करेंसी नोट फटाफट छाप लेंगे, लोगों में बांट देंगे, तो इससे हमारे लोग गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में हुआ क्या, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई, चीज़ें समाप्त होने लगी और ऐसे में आर्थिक नियम काम करने लगा कि जो चीज़ें कम हो जाएं उनके दाम और ज़्यादा बढ़ने लगे। ऐसे में खाद्य सामग्री के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। लोग अपने हाथों में गड्डियां लेकर के खड़े रहे लेकिन उनको सामान नहीं मिला। मुद्रास्फीति 300 से 350% तक चली गई। जो डॉलर वेनेजुएला में 200 बोलीवर का था, बोलीवर वहाँ की मुद्रा है, वो 1000 तक पहुँच गई। अर्थात पैसे की कीमत कम होनी शुरू हो गई, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। लोगों के पास में पैसा बहुत हो गया था लेकिन सामान तो उसी मात्रा में रहना था जिस मात्रा में उसको होना चाहिए था। ऐसे में काला बाजारी हुई, लोग चीज़ों को स्टॉक करने लगे,
उसको काला बाजारी से बेचने लगे। ऐसे में जिन लोगों के पास में पैसा तो बहुत था लेकिन वो काला बाजारी से सामान नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने चोरी करनी शुरू कर दी, डकैती डालनी शुरू कर दी, लोगों की हत्या तक हुई और ऐसे में अराजकता फैल गई। लोगों ने काम करने छोड़ दिए थे, फैक्ट्रियां बंद होने लग गई थी, लोग बहुत बुरी तरीके से आलसी होने लगे थे और देश की पूरी अर्थव्यवस्था बैठने लग गई थी। यहाँ हिंदुस्तान में राहुल गांधी जिस समय न्याय योजना की तारीफों के पुल बांध रहे थे, उसी समय वेनेजुएला से खबर आई कि पिछले 30 दिन से वेनेजुएला में लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वहाँ पानी के दाम पेट्रोलियम से ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, पंप ठप पड़े हैं, पानी नहीं निकाल पा रहे हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो हर तरीके के होने वाले अपराध और आर्थिक संकटों से स्वयं को उभार पाने में अक्षम रही। अगर हम करें राहुल गांधी या कांग्रेस की बात या फिर जिन लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया है, वो लोग पिछले 70 साल से भी यहीं पर थे। अगर वो करना चाहते तो वो कर सकते थे। आज की तारीख में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा है और हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ी है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आकर इस पैसे को वाकई में बांट सकती है, लेकिन उसके बाद में होगा क्या? जिस प्रकार से मनरेगा के बाद में लोगों ने फैक्ट्रियों में जाना बंद कर दिया, फैक्ट्रियां बहुत सारी डूबी हैं। ये मनरेगा का काला इतिहास है कि मनरेगा के बाद में फैक्ट्रियों को सीधे सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनको लेबर मिलनी बंद हुई है और उसके बाद में देश का प्रोडक्शन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। उसी की वजह से बेरोजगारी कहिए, उसी की वजह से जो लोगों का स्टेटस था वो कहिए, वो खराब हुआ है। मनरेगा में जो व्यक्ति 10 साल पहले फावड़ा चला रहा था, मिट्टी उठाकर तसले से ढो रहा था, वो आज भी मिट्टी का तसला ढो रहा है, वो फावड़ा ही चला रहा है, उसमें उसका कोई प्रमोशन नहीं है। जबकि वो 10 साल यदि किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता तो आज उसका बहुत ऊंचे स्तर तक प्रमोशन हो चुका होता। लेकिन दोस्तों, इस तरीके की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो केवल और केवल देश का भट्टा बिठाने के लिए होती हैं, तरक्की देने के लिए नहीं होती हैं। राहुल गांधी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो नौकरियां देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति ये है कि यदि गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति को आप फ्री में 6,000 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये तक फ्री में देते हैं, यदि नहीं भी देते हैं तो अपना जुगाड़ बैठा लेगा, आप उसकी टेंशन ना लें। यदि आप उसको देते हैं तो भैया उसका दिमाग खराब नहीं है कि वो कहीं जा कर के फैक्ट्री में या किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में जा कर के काम करे, वो बिल्कुल नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कि हम प्रत्येक चीज में खुद ठोकर खाकर ही सीखें, हमको फिनलैंड से सीखना चाहिए। फिनलैंड में भी इसी प्रकार की योजनाएं शुरू की गई थी, लेकिन विश्व स्तर पर जब उसकी जांच की गई तो वहां से पता लगा कि सभी लोग बेहद आलसी हो गए थे। वहां पर मुद्रास्फीति बढ़नी शुरू हो गई थी, महंगाई बढ़ी, परचेजिंग पावर बढ़ी और लोगों को फिर से असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के युवा इतने ज़्यादा निकम्मे हैं कि वो फ्री में बैठ कर के खाएं और अपने देश को 100 साल पीछे धकेल दें। फ्री में ली गई किसी भी चीज़ की वो वैल्यू नहीं होती है जो अपने पसीने से कमाए हुए पैसों से खरीदे हुए सामान की होती है। इसलिए मैं देश के जितने भी कर्मठ लोग हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि इस योजना का अपने अपने स्तर पर पूरा विरोध करें। दूसरी बात ये भी है कि ये योजना केवल 20% लोगों के लिए है। जितना पैसा इनको बांटने में खर्च किया जा रहा है, उन लोगों के कल्याण और उन लोगों के बच्चों की शिक्षा, उनके बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन, उनकी विधवाओं के जीर्णोद्धार के लिए यदि खर्च किया जाता तो भी हम सोचते कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कुछ प्रोग्रेसिव है। लेकिन इस तरीके से फ्री में पैसे बांटने की योजनाएं बनाकर वो सीधे तौर पर यह संदेश देना चाहती है कि हम 80% लोगों से कलेक्ट किए गए टैक्स को 20% लोगों को फ्री में ही बांट देंगे, जो कि बेहद गलत है और देश के 80% लोगों के साथ में ज्यादती है।
यदि हमारे देश के युवा इस ज्यादती को अपने ऊपर नहीं होने देना चाहते तो इसका मुखर विरोध करें, लोगों के सामने जाएं, लोगों के बीच में जाएं, वेनेजुएला और फिनलैंड के ऊपर स्वयं भी रिसर्च करें, लोगों को समझाएं। समय कम है, अगर आप ये कार्य नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, उनको समझाएं और बताएं। अंत में मैं अपील करना चाहूंगा कि कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन देकर हमारी जो वीडियो आपको अच्छी लगती हैं अपने सभी प्रियजनों में उनको शेयर अवश्य किया करें। मेरे संग बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।